मम्मी की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। रचिता के साथ राहुल मेरठ पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत बढ़ाने लगा। पापा, आप भी हमारे साथ इंदौर चलें, रचिता ने कह तो दिया, किंतु उनका दिल आधा था। इंदौर में उनका 3 कमरों का फ्लैट था, उसमें पापा को भी रखना एक समस्या ही थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ है, वे अकेले कैसे रहेंगे? रचिता के प्रश्न ने राहुल को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की रजनी मौसी की याद आई, जो विधवा थी। उसकी एक लड़की थी। राहुल ने ननिहाल में एक फ़ोन किया और रजनी मौसी मेरठ हाजिर हो गई। कृशकाय अंदर को धसी आंखों वाली रजनी मौसी 40 वर्ष की मेहनतकश स्त्री थी। आज उनको जाना था, पर पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू बच्चे सब चाह रहे थे। रचिता ने धीरे से राहुल के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर व दूसरी कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, सो हमें उनकी चाबी ले लेनी चाहिए। पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा, राहुल मुस्कुराकर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर राहुल रचिता इंदौर रवाना हो गए। इंदौर में भी वे पापा घर, अलमारी, बैंक के रुपयों, प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर मेरठ रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में उनकी दूसरी यात्रा थी। दरवाज़ा खुलने पर रजनी मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, आपका फ़ोन मिल गया था। कुछ ही देर में मिठाई पानी लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। रचिता ने माँ बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे, बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। रजनी ने चूड़ियों, टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया, रचिता फुसफुसाई। भूखे नंगों को सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते पापा के जगने का इंतजार करते रहे। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से अधिक स्वस्थ और ताजा दम लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पापा अब सीधे तन कर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गए पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने आए? अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा। अकेले कहाँ? रजनी है, उसकी लड़की सरला है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु राहुल रचिता असंतुष्ट मुख मुद्रा में बैठे थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही। राहुल रचिता संदेहास्पद दृष्टि से रजनी को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा रजनी और सरला से करते पापा कई बार बेटे बहू की उपस्थिति ही भूल गए। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय राहुल बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी में इन्वॉल्व न होते। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही आगे बात बढ़ानी होगी। बात क्या बढ़ाओगे? अरे, तुम ही ना कहती थी इस बंगले को बेचकर इंदौर में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाओगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है? अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें इंदौर ले चलते हैं। जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूँगी, रचना बोली। अगले दिन दोनों ने रजनी मौसी का सेवा भाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर की जैतून की तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर अपरिमित सुख शांति छाई रहती थी। तुरंत गुनगुने पानी से स्नान, फिर उनका हल्का नाश्ता। राहुल समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। तब हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा पापा को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ इंदौर चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। रजनी काम करती है, उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनाना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। बिल्कुल बनाओ, पापा ने कहा।
इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता। यदि आप हम लोगों के साथ चल कर रहते, मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो, लेकिन 2 घरों की देखभाल उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने पर राहुल व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। रचिता अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों गहनों का अभाव तो नहीं? कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। राहुल रचिता मायूस होकर इंदौर लौट आए। रास्ते में रचिता बोली, पापा कहीं रजनी मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चला रहे? राहुल को रचिता की बात स्तरहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही मेरठ पहुंचे। वहां रजनी को माँ की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भर गया था। वे सुंदर लग रही थी। उनकी लड़की अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण संभ्रांत और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। आप में बड़ा परिवर्तन आया है रजनी मौसी, राहुल बोला। उस वक्त पापा वहां न थे। कैसा परिवर्तन? वैसे ही तो हूँ, रजनी ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम घर वाली ज़्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाइए। हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। रजनी मौसी ने उनके घृणास्पद आपेक्ष को भी अपने विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। राहुल रचिता के ईर्ष्या संदेह से दग्ध हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु पापा राहुल की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा, बाप की मृत्यु के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही व्यग्र हुए जा रहा है। राहुल कैसा कहता। जीर्ण शीर्ण कुमलाए पापा को रजनी मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न करती जा रही हैं। सो दूर दूर तक उनकी मृत्यु का असर नजर नहीं आ रहे थे और उनके गाड़ी वाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो रहे थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हत्याना चाह रहा था, तो पापा के अड़ियल रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। राहुल अपने असलियत पर उतर आया। बोला, पापा, कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता। पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए और बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से कूच कर जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर राहुल की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वे इंदौर लौट आए। फिर 1 वर्ष तक उसने मेरठ का रुख नहीं किया। रजनी मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। राहुल 1 दिन के लिए आया अवश्य, किंतु कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज एनेस्थीसिया दी गई थी, सो पापा से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद राहुल अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था, मनमोहन, जो पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए राहुल उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए। रजनी, मनमोहन ने राहुल रचिता को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने व्यस्तताओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और राहुल पत्नी व बच्चों सहित तुरंत मेरठ पहुंच गया। वहां पिता के निस्पंद शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग रजनी मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, किंतु राहुल कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन, मस्तिष्क और शरीर में छाया था। मैं इस घर, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस सब का मालिक, मेरे ऊपर कोई नहीं। राहुल को लगा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह सत्ता सुख हमेशा ही ऐसा आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुखी नहीं वरन संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी वक्र दृष्टि रजनी मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विषपूर्ण स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक क्षण यह नहीं देखना चाहता।
इस तरह पिता की मृतदेह की उपस्थिति में उसने रजनी मौसी, जिसने उनके और रचिता के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, का पत्ता काट दिया। मनमोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसने इशारों से उसे भी चुप कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद राहुल की महत्ता जैसे और बढ़ गई। उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह मनमोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और रजनी मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मनमोहन ने उसे समझाया, राहुल रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी ना मुझे मिलेगी ना बच्चों को स्कूल से। पर उसके पूर्व मैं घर लॉक करके जाऊंगा। लॉकर से गहने निकालवा लूंगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूंगा, घर अलमारी के कीमती सामान ठिकाने लगा दूंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है कि यह घर वे रजनी मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लॉकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विस्मय से मुंह खोले मनमोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर, एक वृद्ध व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आक्षेप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मनमोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिकारत से देखते हुए चला गया। सिसक सिसक कर रोती रजनी के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी राहुल में। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रह गया।